हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं। आज मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सीरीज स्टार्ट की है। इसके अंदर जैसे हम पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी में से भी एम लक्ष्मीकांत के कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 1, जो कि चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आज हम एक प्रकार से पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं, लेकिन ये पहली वीडियो तो इसलिए मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें कमेंट में बताना ये आपको कैसा लगा। इसके अंदर हम क्या चीज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। हमारा एम्स रहेगा आने 2027 के जो प्री होने वाला है उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके साथ में हम क्या करें, एक चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, प्लस इसका एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और सारे कंसेप्ट एक साथ जोड़ के दिखाऊंगा। अगर कोई बच्चा जो कि नए स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, एम लक्ष्मीकांत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ा, तो उसके लिए ये क्लास नहीं है। ठीक है, वो अपने अलग से कोई क्लास देखे अच्छी से और उनसे पढ़ के फिर हो सके तो इस पे आ जाइए, आपके मन करे उस पे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, रियलिटी यही है कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज की पीवाईक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस वही करेगा जो बंजे ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ छांट छांट के। हम उन क्वेश्चनों में से ही चीज़ें को एनालाइज करेंगे। देखो, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है ये। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सही कौन सा है। देखो, अगर जिसने ये पढ़ रखा हो वो तो आंसर इजीली दे देगा, नहीं पढ़ा या फिर रिवीजन कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ठीक है, निदेशक मंडल यानी कि डायरेक्शन था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों की वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी शक्तियाँ जो पावर थी उसको इंक्रीज की बात कर रहा है ये। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। 1781 के अमेंडमेंट की बात कर रहा है। 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, आप इसके देखो, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में लाया गया था। पहला सही है कि गलत? सी पॉइंट। ये पिंस इंडिया एक्ट आया था, आपको याद है, जो पुरानी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। पिंस इंडिया अधिनियम के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, और डी हमारा क्या है, 1793 के चार्ट अधिनियम के प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पेन को सही करना पड़ेगा। कमांडर इन चीफ बिना किसी अलग नियुक्ति के गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य ही होगा। इसमें से सही कौन सा है, ये वाला पिंस एक्ट। इसकी कमियां को उजागर करेंगे भी, कहाँ हमारी गलती थी। देखो, सारे बता रहा हूँ पहले क्या पॉइंट आएगा क्या नहीं। एक सेकंड रुक गया। देखो, पहले पॉइंट सी कैसे है, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था, 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, पहला ही ध्यान रखना, जो कानूनी तौर पे एक सिस्टमेटिक तौर पे कानून के रूप में बन के आया था। ठीक है, यहाँ से क्या सीरीज स्टार्ट होती है, एक संगठन, एक गठबंधन, एक प्रकार से हम कहते हैं लिखित में, पहले की चीज़ें की लिखित में नहीं थी, एक एग्रीमेंट के तौर पे स्टार्ट हो गया था यहाँ से बनना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो चीज़ें हुई है, तो बताओ, ई कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी है उसके कार्य को नियंत्रण और विनियम यानी कि रूल और रेगुलेशन करने का पहला ब्रिटिश कदम था। जो कंपनी पहले ब्रिटिश सरकार की होती है, ब्रिटिश में जो प्राइवेट कंपनियां थी ना, वो इंडिया के अंदर व्यापार करती थी वहाँ के एलिजाबेथ सोलवी से परमिशन लेके। ठीक है, अब वो परमिशन लेके जब इंडिया में व्यापार करती थी ना, तो उसका कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहला एक्ट था जिसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ये ब्रिटिश सरकार
कंपनी को कंट्रोल करती थी। कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट संगठन के तौर पे कार्य करती थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले क्या हुआ करता था, जो भारत है, एक सेकंड को, जो पूरा ये भारत है ना, इसके गवर्नर जनरल पहले अलग अलग थे। ठीक है, मुंबई का अलग था, ठीक है, साउथ का अलग था, चेन्नई का अलग था, उड़ीसा के अलग थे, बंगाल गवर्नर अलग था। तो अभी क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ही सारा सिस्टम उनका मैनेज हुआ करता। जब भारत की पहली राजधानी के तौर पे देख सकते हो, ब्रिटिश काल में कलकत्ता रही है, अब जिसे कोलकाता कहते थे हम, कलकत्ता रही है। तो यहाँ से सारा उस टाइम क्या होता है, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे जो एरिया था ना, वो सारा चीज़ मैनिपुलेट यहाँ से कंट्रोल हुआ करता था। तो बोला यहाँ के जो गवर्नर जनरल है ना, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। तो ये कहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। याद रखिए, इसकी सहायता के लिए 4 लोग कार्य मतलब सदस्य कार्य प्रसिद्ध हो गए थे। इसका मतलब क्या है, उसकी हेल्प के लिए ना 4 लोग रखे गए थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। गाइडलाइंस कह सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार, इंडिया में जो प्राइवेट कंपनी जो काम करती है ना, वो क्या करते थे, ये मैंने पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, इससे मत कनेक्ट करना भी, आगे क्या सिचुएशन होने वाली है वो मैंने बताया। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस इशू करते थे उनको। तो इसका मतलब है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस करते थे। अब क्या हुआ, पहला देखो, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब पूछ ले, भारत के अंदर पहला कौन था जो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे कार्य कर सका, तो पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर ही आया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन बिल्डिंग बनने में, प्रोसेस बनने में तो 1 साल लग ही जाता है, तो इसलिए 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी। देखो क्या है, 1781 जो हमें सेटलमेंट अकाउंट कहते हैं, सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, सॉरी, तो उसके अंदर गवर्नर जनरल, जो बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर बंगाल का गवर्नर था, उसको बाद में गवर्नर जनरल बना दिया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था पहले। उसकी परिषद में और सरकारी कर्मचारियों उनके जो शासकीय कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़ दी गई थी। ये बस इतना ध्यान रखना। अब देखो, 1784 पिंट्स एक्ट, कंपनी की कॉमर्शियल जो वाणिज्यिक व्यापारी, देखो कंपनी को 2 हिस्सों में पैतृक कर दिया गया। कंपनी ना पहले एक ही चीज़ करती थी, पहले वो व्यापार भी करती थी और पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटी भी खेलती थी, यानी कि राजनीतिक भी कार्य करती थी। अभी क्या दोनों सेपरेट कर देगा, पूछ ले जाए, वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को पैतृक मतलब अलग कब किया गया था, वो 1784 पिंट्स एक्ट के तहत हुआ था। तो वाणिज्य मामले में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्शन था, निदेशक मंडल, वो संभालता था, और राजनीतिक मामला कौन सा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नया बनाया गया था। देखो दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, ये चीज़ें कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों, सो कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो 1700 क्या यार, थोड़ा अजीब लग रहा है आज, क्योंकि 1793 की चार्ट अधिनियम की बात कर रहे हैं। देखो 1793 में जो प्रावधान लाया गया ना, वो कमांडर इन चीफ का था। तब तक गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक उसे अलग की नियुक्ति ना किया जाए। अभी क्या किया गया, हमारे गवर्नर जनरल को ऐसे, तो हम ऐसे मैच करते हैं जैसे हमारा राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास ही कमांडर इन चीफ की पावर हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया, अलग नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अंदर ये प्रावधान था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, अभी सारे रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, रिवीजन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की है, पहले जो मुंबई में था, जैसे मुंबई कहते हैं, चेन्नई कहते हैं, बंगाल कहते हैं, वो अलग अलग कंट्रोल करते थे, उनका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीय प्रशासन, एक जगह से उनको कंट्रोल करने की एक मुहिम चलाई गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसका कार्य को नियंत्रण और नियम करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला प्रस्ताव था ये।
कंपनी को, ये कंपनी है, ये ब्रिटिश सरकार है, गवर्नर जनरल पद था, उसको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि पहले थे वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना। सहायक परिषद क्या है? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य के कार्य परिषद गठन किए गए थे। याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय 1774 कलकत्ता में, मैंने बता दिया था। संसदीय नियंत्रण यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण मजबूत किया गया, उसको कंट्रोल कर दिया गया था। निजी व्यापार पर रोक, ये याद रखना। निजी व्यापार के इससे पहले ना कंपनी में ना बहुत ज़्यादा घूसखोर चलती थी। बहुत सारे लोगों में क्या था, उनमें रिश्वत लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। तो कंपनी ने ना कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने से प्रतिबंध कर दिया था, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो जो लोग अधिकारी थे या फिर जो भी जो सरकार के इस मतलब कंपनी में एज ए एम्प्लॉयज़ थे, वो अपना खुद का भी एक साइड का बिजनेस चलाते थे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा मसाला यहाँ से जा रहा था, तो उसमें एक पर्सनल अपना एक बैग रख सकते हो आप, मान लीजिए कुछ भी, वो अपना एक पर्सनल साइड बिजनेस भी चलाने लग गए थे, जिसे कंपनी को घाटा होने लगा था। ठीक है, अभी 1781 की बात कर रहा हूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या प्रावधान है? जो न्यायिक क्षेत्राधिकार से छूट, गवर्नर जनरल, ठीक है, उसकी परिषद और कंपनी के कर्मचारी को उनके शासकीय कर्तव्य के दौरान किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त या छूट कर दिया गया। अभी देखो, जैसे कि इसके अंदर बताया, जो गवर्नर जनरल, उसके परिषद, ये उसके सहायक, जो भी उसके आसपास जो कंपनी के परिषद के रूप में कंपनी के कर्मचारी थे, उसको जो शासन करते थे, ठीक है, जो कि उसके कर्तव्य के दौरान किए गए कार्य, कर्तव्य के दौरान मतलब जो वो आदमी कर्तव्यों के जो इसको ड्यूटीज दी गई थी, उस काम के दौरान कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त था। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखो, आज के MP MLA जो अपने क्षेत्राधिकार है जो काम करते हैं, उसको 40 दिन और 40 दिन सेशन के छूट मिलती है। वैसे राष्ट्रपति को भी छूट मिलती है, राज्यपाल को भी छूट मिलती है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, सज़ा माफ़ करने, ये यहीं से ये पावर धीरे धीरे डेवलप हुई थी। राजस्व, रेवेन्यू के मामलों में स्पष्ट क्या है, ये जो राजस्व एकत्रित करते थे ना, जो कलेक्ट करते थे, वो राजस्व जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से सिर्फ बाहर कर दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ न्यायपालिका संभालती थी। अब पहले क्या क्या, सर्वोच्च न्यायालय राजस्व जो इनकम होती थी, रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था, वो भी सर्वोच्च न्यायालय संभालता था। इसमें क्या दोनों डिफरेंस कर दिया। अब भारतीय सरकार में फिलहाल देखो, राजस्व और रेवेन्यू जो कलेक्ट करता है वो सरकार संभालती है, ना कि हमारा कोर्ट। इसी प्रकार की इसी थोड़ विचार को यहाँ से प्रेरित हुआ है। ये देखो 1784 पिंस इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। पिंस इंडिया एक्ट क्या है? ड्यूल शासन, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होता है? कंपनी के कार्यों को स्पष्ट रूप से 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ से निकला था 2 विभाग, 2 डिपार्टमेंट, 2 अपार्ट कैसे। ठीक है, इसके अंदर था वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल मामला, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालते, निदेशक मंडल संभालते था। और यहाँ से राजनीतिक सेना, जो सेना के मामले या नियंत्रण बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका गठन के उसके अधीन किया गया था। यहाँ पे याद रखना, यहाँ से ड्यूल सिस्टम अलग अलग होता है। ये दोनों कॉमर्शियल काम अलग होता, प्रशासनिक चलाने का काम अलग किया गया था। ये कहाँ से किया गया था? 1784 पिंस एक्ट के तहत। समझ आ रहा है? ब्रिटिश संपत्ति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्रिटिश एसेट्स की बात करें, शब्दों का प्रयोग यहाँ पे पहली बार क्या हुआ? ब्रिटिश संपत्ति शब्दों का प्रयोग। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। पहली बार जो पिंस सेटलमेंट अकाउंट से, और अभी आया ना पिंस इंडिया एक्ट, इसके अंदर जो भारत के अंदर जितना भी लैंड पे उनका अक्वायर था, उस पूरी संपत्ति जहाँ जहाँ भी इनकी एसेट थी, उनको पूरा ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। अभी क्या होता है? अधिनियम प्रेसिडेंसी मतलब कि उप 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 शासनकाल, क्या कहते हैं उसको, नाम शब्द याद नहीं आ रहा, उपनिवेशिक। ठीक है, मद्रास और मुंबई ना, वो प्रेसिडेंसी को युद्ध, संधि या राजस्व के मामलों में पूरी तरह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये जो भी चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर जो युद्ध से रिलेटेड, संधि,
ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, राजस्व और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, एग्रीमेंट हो, वो सारे गवर्नर जनरल से किया गया था। यानी कि यहाँ से कंट्रोलिंग सिस्टम इंक्रीज हो गया भाई, यहाँ से सेंट्रलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था। वो भी ये तीन चीज़, चार चीज़ें होती है, जो जो भी अलग अलग, बम्बई हो, चेन्नई हो, साउथ हो, ठीक है, यहाँ से जो भी इन मामलों पे होते हैं ना, तो वो गवर्नर जनरल से पहले सलाह ली जाती है। अब देखो 1793 का चार्ट अधिनियम आया था, ये याद रखना, 1793 का। इसमें क्या मोनोपोली की बात करेगा, व्यापारिक एकाधिकारी का विस्तार, यानी कि जो ट्रेड मोनोपोली की बात करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार करने का अधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली को अलग 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ से क्या किया, उनको 20 साल का और टाइम लाइन दे दिया गया था भी, आप लोग 20 साल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमने ब्रिटिश, अभी क्योंकि पूरे भारत में ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल हो गया, तो कंपनी ने बोला कि हमें आपने इतना बड़ा साम्राज्य बना के दिया है इंडिया के अंदर, हमें कुछ तो फ़ायदा दो, क्योंकि यहाँ से ओपन इकोनॉमिक्स करने वाले थे, यहाँ पे कोई भी कंपनी व्यापार कर सकती थी ब्रिटिश की, ठीक है, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी सबके लिए ओपन करने वाले थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था ये बात, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला चलो आपको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, आप 20 साल तक और आगे ये काम कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम पीरियड, उनका कंट्रोलिंग सिस्टम कम होता जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो आगे बहुत सारी कंपनियां और भी इसमें कंट्रीब्यूशन करने लग जाएगी, इंडिया के अंदर आने लग जाएगी, ठीक है। देखो कमांडर इन चीफ की स्थिति क्या रहेगी, जो कमांडर इन चीफ होता है, जो सेना का कमांडर होता है, उसको गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं होगा जब तक कि उसे अलग से नियुक्ति नहीं किया जाए। ये यहाँ से पॉइंट निकलते हैं। देखो भारतीय राजस्व से वेतन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि राजनीतिक संभालती है, उसके सदस्य और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। एक होता है बोर्ड ऑफ, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्शन कॉमर्शियल चीज़ों के लिए होता है, जो कि व्यापारिक से होता है, वो व्यापारिक से ही अपने सैलरी देगा। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य में क्या किया गया कि जो भी उसके नीचे कंट्रोल या सदस्य या अधिकारी काम करेंगे ना, वो भारतीय राजस्व से उनकी सैलरी दी जाएगी, जो 1919 तक लागू रहा था, ठीक है, याद रखना। वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध, ये देखो जो कंपनी के उच्च अधिकारियों को बिना अनुमति भारत छोड़ जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। त्याग पत्र माना जाता है इस, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो अपना त्याग पत्र या देने से या और भारत छोड़ के जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके पास कुछ भी हो गए सीक्रेट भाई, ठीक है, क्या ही सीक्रेट हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अप्रोच है कि हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, और रिवीजन पॉइंट करते जा रहे हैं। इससे पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, पहले इनमें से कितने कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अभी आपकी मेंटलिटी पे है, क्योंकि मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से करवा दिया। इसने पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिकाओं को स्वीकार किया, ये सही है, ठीक है, सही है गलत आप डिसाइड करो, मैं बाद में बताऊँ। बंगाल, सेकेंड पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, नहीं ये सही नहीं है। पहला तो सही है, भारत का नहीं किया गया, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ही नियुक्त किया गया था, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ध्यान रखना। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात सही है, ये बात सही है। ये बात सही नहीं है कि उस टाइम के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था, तो किया गया था। मुंबई, चौथा पॉइंट, मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई में, यहाँ से ऐसे यूपीएससी की पॉइंट पकड़ के रखना जो चीज़ें आपको कंफ्यूज गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, मुंबई में की गई थी। इस कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न, यानी कि संलग्न होने से प्रतिबंध लगाता है, मतलब कि प्रतिबंधित करता है। ये पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है। इनमें से कितने सही है, इसमें से 3 सही है। देखो दोस्तों अभी हम रिवीजन पॉइंट पे आ गए। 1773 रेगुलेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। संवैधानिक महत्व, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रण और नियमित करने, ये मैंने पहले बताया था। राजनीतिक मान्यता,
राजनीति पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को मान्यता मिली और भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो भाई बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल तो पहले उसका नाम था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद में उसका नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, सिर्फ जनरल नाम ऐड हुआ है, ठीक है, नामित किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो उसके सहाय के सदस्य कितने थे? 4, याद रखना। अधीनस्थ गवर्नर मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। पहले ना तीनों अलग अलग थे, अभी क्या किया, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके नीचे आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कौन आता है? मद्रास और बम्बई के गवर्नर, ठीक है। देखो हमने सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ये सिंपल से बता दिया अभी सुप्रीम कोर्ट कब आया। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्टेबल हुआ था, लेकिन क्या उसको 1 साल बनने में टाइम तो लगता है। तो 1774 में ये कोलकाता में आया था फर्स्ट ऑल, ठीक है, ना कि मुंबई में। याद रखना यहाँ पे प्री में कंफ्यूजन किया जाता है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहली बार जो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा वहाँ की सरकार ने जो स्टेबल किया था वो 1774 में कलकत्ता में आया था, जिस एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1773 रेगुलेटिंग। इसमें नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सारे दोनों कंसेप्ट हमने ऊपर क्लियर कर लिए। इसमें क्या बंगाल के गवर्नर को दर्जा बढ़ाकर गवर्नर जनरल का बनाया गया था, ये सिंपल सी बात है, ये 1773 में रेगुलेटिंग हुआ था। लेकिन क्या बढ़ाकर गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर का नाम बढ़ाकर गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पे क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। इसके अंदर मैं आगे बताऊंगा। इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये राइट है। दूसरा पॉइंट सही है, पहले में गलती क्यों है? देखो इसके अंदर क्या है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य थे, पहली बात यहाँ पे देखो, ना कि 6। यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है। जो गवर्नर जनरल जो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग था, उसको पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, बाद में उसका नाम चेंज करके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर थे, ना कि 6 मेंबर, ध्यान रखना। ये मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये 1833 के चार्ट अधिनियम की बात करता है। जो चार्ट एक्ट आया था, जो धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट की दिशा था। पहले ना 20 साल, हर चार्ट एक्ट के अंदर 20 साल का गैप आएगा। एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं। जो एक सेकंड हर चार्ट के अंदर 20 साल का गैप आता जाएगा। ये 20 साल गैप कब तक आता जाएगा? जब सरकार ने ब्रिटिश कंपनी को 20 साल के लिए और उनको मुफ्त कर दिया गया था। भाई आप लोगों ने हमें इतनी बड़ी कंपनी स्टेबल करके दी है, सरकारी नियंत्रण, पहले प्राइवेट कंपनी के तौर पे ब्रिटिश सरकार प्राइवेट कंपनी के तौर पे इंडिया के अंदर कब्जा करते थे, लेकिन अभी सरकार डायरेक्ट जाके वहाँ पे इंटरफेयर करने लगी थी। जो आपको कंट्रोलिंग और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों चीज़ मैंने बता दी थी। तो गवर्नर जनरल को भारत के संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। ये राइट है कि सही? 1833 बात कर रहा है, सिचुएशन समझो यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखो रियलिटी के 1833 के अंदर दो देखो, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और 1833 के अंदर उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आज की भाषा में उसको मैच करके देखूं तो भारत के राष्ट्रपति के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति अभी गवर्नर जनरल के तौर पे देख सकते हो आप। सी पॉइंट कह रहे हैं, इसमें गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद में एक विधायी सदस्य जोड़ के उसके पास मतदान की शक्ति दी गई थी। रियलिटी में आप सोच सकते हो कि मतदान उस टाइम 1833 के अंदर नहीं, ये आंसर इसका सी गलत है। चीन के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। आपको मैं बता दूं, इससे 20 साल पहले 1833 से 20 साल पहले जो 1803 के आसपास जो चार्ट आया था, इसलिए उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। कि आप यहाँ पे क्या किया कि कंपनी ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर को, मोनोपोली को कम करने के लिए 20 साल की और मंजूरी देगी कि आप 20 साल तक 1833 तक बाद
चीन के साथ चाय का व्यापार एक अधिकार में कर सकते हो, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये भी यहाँ पे उन चीन का व्यापारी का एंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट देखो, जो विधि सदस्य है जो लॉ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जो लॉ बनाते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, लॉर्ड मेकाले, याद रखना, विधि सदस्य जो विधि का जो डायरेक्टर था वो लॉर्ड मेकाले को जोड़ा गया था, लेकिन उसके मतदान करने की शक्ति नहीं थी, उसके पास राइट टू वोट का राइट नहीं था। भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये कानूनी रूप से सही है, कानूनी रूप से बनाने की शक्ति एक प्रकार से। व्यापार एकाधिकारी का एम, मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी गई थी। यहाँ पे कंपनी को चीन के साथ चाय का व्यापार करना एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय बनी गई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी क्या कर रहे हैं। तो इसमें क्या निम्नलिखित में इस पर विचार करना है। बम्बई के गवर्नर, पहले देखो 1833 के चार्ट अधिनियम की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बम्बई के गवर्नर को उनकी विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। कंसेप्ट जोड़ पा रहे हो। मद्रास के गवर्नर को भारत के सभी नागरिक और सेना शक्ति प्रदान की गई थी। मद्रास है, ध्यान रखना। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। देखो कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट तीनों ही सही होती है, लेकिन टाइम कंक्लूजन उनका सही नहीं रहता। देखो इसमें क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था पहला, तो ये बात तो सही है आपकी, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है विधायी शक्ति का केंद्रीयकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हुआ था विधायी शक्ति का। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी जो कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का पहला, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखना। यहाँ पे प्रशासनिक निकाय क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया, विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, तीनों की स्टेटमेंट देखो। 1853 के चार्ट अधिनियम की बात करें, केंद्रीय विधायी परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधि आरंभ हुआ था। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। तो इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा सही है, इसमें केवल एक सही है। ये नोट्स बना दिए मैंने, साथ के साथ आप रिवीजन पॉइंट समझो। 1853 का जो चार्ट अधिनियम है उसने स्थानीय प्रतिनिधि यानी कि केंद्रीय विधान परिषद, जो सेंटर की बात कर रही है विधान परिषद, जो अभी एमपी एमएलए की बात करते थे हम, अभी एमपी हो गए। भारतीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधियों, स्थानीय के वहाँ के लोकल लोगों इंडियंस की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि आरंभ किया गया था। 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव मद्रास, मुंबई, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था। देखो 6 लोग चुने गए थे, 6 में से 4 लोग कहाँ से थे, मद्रास से थे, मुंबई से थे, बंगाल से थे और आगरा से थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की समाप्ति की बात कर रहा है, ये कब हुआ था, 1853। उन्हें 1858 के तहत भारत सरकार एक्ट ऑफ बैटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, 1858 के द्वारा समाप्त किया गया था, ना कि 1861 की। ठीक है, ये क्या कहता है 1800, इसके द्वारा भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, का पद का सर्जन किया था। ये पता ना क्या होता है, पता होना चाहिए। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़ों को। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत जो 1919 के पार्लियामेंटो सुधार में द्वारा प्रदान किया गया, ना कि 1892 में, ध्यान रखना ये चीज़ें। गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट जो मेंबरशिप है ना, उसका बहुमत जो वोटिंग पावर है वो 1909 में पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर भाई, ये देखो क्वेश्चन 7 में 7
की इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है थोड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसमें एक वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो पूर्ण ऐसे शब्दों का पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी यहाँ पे। इसमें पहली बार राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नई संस्था बनाई गई थी। टाइम मैच करना, ठीक है, टाइम मैच कर लो दोनों चीज़ों की। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य यानी कि मेंबर की भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिताओं का चुन किया गया था। इनमें से कितने सही है? देखो इसका रिलेटिव तो है 1926 से, रियलिटी में तो इसका सी आंसर है। देखो कैसे, जो 15 सदस्य परिषद है ना, भारत के राज्य से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें के लिए भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिलिंग की स्थापना की गई थी। ये बात सही है, ये बात सही है, बता दो। गवर्नर जनरल का नया पद, भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर उसका भारत के वायसराय के रूप में दे दिया। वायसराय के या वायसराय नाम आ जाए ना, तो वायसराय से 3 चीज़ें याद रखना यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत की सारी स्थिति चेंज होगी बिल्कुल, यानी कि कंपनी का राइट एंड जीरो हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश जो सरकार है वो कंट्रोलिंग सिस्टम पद संभालती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से चेंजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियली, मतलब कि यहाँ से अभी वहाँ के लोगों के द्वारा हमें राइट मिलने लग जाते हैं थोड़े बहुत, धीरे धीरे हमारी इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ से पद के लिए हमारे लिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का, वहाँ से धीरे धीरे यहाँ से की पॉइंट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई मेंबर कैसे हो गए, इलेक्शन कैसे हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकलनी स्टार्ट होगी। देखो भारत के गवर्नर जनरल का पद है ना, उसको वायसराय बना देता, तो पूछ लिया जाता है भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। द्वितीय, इसका मतलब क्या, द्वितीय शासन समाप्त, क्या देखो कैसे होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पढ़ा था, कोड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त, दोनों को किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये अभी याद रखना, ठीक है। ये था 1858। कंपनी ए और डी गलत क्यों है, ये देखो पहले। कंपनी का व्यापार एकाधिकारी समाप्त करना और प्रशासनिक निकाय बनाना 1833 में हुआ था। और ये इसकी बात करें खुली सेवा की बात कर रहा है, तो ये 1853 के एक्ट तहत शुरू हुई थी। रियलिटी में ये 1925 1926 के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट प्रॉपर हो गई थी, लेकिन यहाँ से तो कागजात में चल रहा था, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे तबाही। खुली सिविल सेवा, ये जो आज की हम बात करते हैं, जो आर्टिकल 315 से स्टार्ट होती है, या फिर 312 से ले लीजिए, 308 से ले लीजिए, 321-22 तक जाती है। जो खुली सेवल प्रतियोगिता है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। जो अभी सिविल सर्वेंट बनते हो आप लोग, इसमें गलत क्या है, डी में हो गया, ए में होगा, तो डी में गलत क्या है। जो डायरेक्ट जो कंट्रोल है ना, नियंत्रण बोर्ड है, वो 1884 के पिंड एक्ट में बनाया गया था, ना कि इसमें समाप्त कर कब किया गया था, 1784 बनाया गया था, माफ करना, 1784 बनाया गया और 1858 में समाप्त कर दिया गया था। 1858 में क्या होता है, एक क्रांति हुई थी, याद रखना यहाँ से। देखो उपरोक्त में से कितने प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके राज्य सचिव और वायसराय पद की स्थापना, ये बात सही है, सही है गलत आप डिसाइड करो। विधान परिषद की भूमिकाओं में कमी, परिषदों में व्यापक भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, न्याय व्यवस्था में बदलाव, इसमें से बी सही है। इसमें से दो कौन सा सही है, एक तो पहला सही है, ठीक है, एक न्याय व्यवस्था में बदलाव। देखो सत्ता अंशदान क्या होता है, ट्रांसफर क्या होती है, जो 1858 का एक्ट है उसमें भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, सीधे ब्रिटिश क्राउन है ना, ताज है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफर हो चुकी थी। नए पद थे भारत के राज्य सचिव, वायसराय, ये पद सर्जन किए गए थे, ये उत्पत्ति हुई थी उस एक्ट के तहत, ठीक है। न्याय सुधारक, यानी कि इसमें क्या इम्प्रूव हुआ, जो न्यायपालिका जुडिशरी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कैसे हुई, न्यायिक प्रक्रिया में जो इसका सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया था।
जो हाई कोर्ट के और जिला अदालत की स्थापना की नींव रखी गई थी। अब पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट तो है 1773 में, लेकिन हाई कोर्ट और जिला स्टेट पे जिला लेवल पे जो अदालत की स्थापना कब हुई थी, ये 1858 के एक्ट के तहत हुई थी। याद रखना। गलत दो कैसे हैं, विधान परिषद की भूमिका में कमी नहीं हुई बल्कि उनका विस्तार हुआ था, ये याद रखना। 1858 के एक्ट की बात करेगा तो गलत तीसरा क्यों, 1858 एक्ट में व्यापक भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं था, यहाँ से नहीं हुआ भाई, आगे से धीरे धीरे 1909 से स्टार्ट हो जाएगा। चर्चा विचर्चा होती रही और कुछ नहीं है। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पहली बार भारत में पेश किया गया था। देखो, भारतीय प्रशासन में जो अध्यादेश है जारी करने की शक्ति, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को मनवाना, ठीक है, मनोनयन मतलब मनोनीत करना। इसमें पहला दोनों सही है। अध्यादेश जारी, ऑर्डर पास करना मतलब क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपातकाल जो इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो वायसराय को बिना परिषद की सलाह यानी कि एडवाइस के आदेश पारित करने की शक्ति दी गई थी। भारतीयों का मनोनयन भारतीयों का मनोनयन यानी कि मनोनीत की बात कर रहे हैं। वायसराय को अपनी वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित किया करने का अधिकार था, राइट था उसके पास। ठीक, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को नामित किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। याद रखना, कब, 1862 में। अब बात करें 1861 के अधिनियम के तहत, महत्वपूर्ण है, पीडब्ल्यू कैसे लिया गया, ये क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत, 1861 में अंदर क्या क्या चीज चेंजमेंट हुई है। देखो, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी और शक्तियों को बहाल करने के और विधायी विकेंद्रीकरण किया गया। इसकी बात सीधी है कि मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है ना, उसका विकेंद्रीकरण किया गया। यहाँ पे उसको जो कंट्रोलिंग सिस्टम था उसको अलग अलग करने की बात करेगी। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब हमारा प्रधानमंत्री पीएम बनते हैं जैसे कि, तो अपना अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं हर किसी को, ठीक है, ये रेलवे डिपार्टमेंट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये डिफेंस है, ये होम है, तो सबको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं लॉर्ड किन द्वारा 1800 यानी कि याद रखना, क्या कहेंगे, सॉरी, एक विभाग। देखो, पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1859 में शुरू किया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली के विभाग की प्रणाली के तहत कानून मान्यता की, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की सिस्टम बनाया था 1861 के तहत। नई विधान परिषद ने क्या, बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि 1866, पंजाब में 1897 में नई विधान परिषद की स्थापना हुई थी। अलग अलग अभी स्टेट ना अपने अपनी बनाने लगा था, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से सिस्टम निकला था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि पहले सेंटर में ही सिर्फ पार्लियामेंट में डिसीजन होता था। अब यहाँ से 1861 में हुआ था जब स्टेट की खुद की पार्लियामेंट होती थी, जैसे हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, और आंध्र प्रदेश के अंदर, साउथ में तमिलनाडु की अपनी पार्लियामेंट है। तो ये इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 के 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून, देखो इसमें क्या, उपरोक्त में से कौन सा सही है। कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी को पहली बार मान्यता दी गई थी। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिए गए। पोर्टफोलियो प्रणाली पहली बार शुरू की गई थी। इसमें से कितने सही है, इसमें से एक सही है। देखो, कथन नंबर 1 कैसे दिया, 1861 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय ने, जो वायसराय था, उसने गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को नामित करना, उसके पास राइट आ गया था। दूसरा कथन गलत किया, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थे वो बंगाल के अधीन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और 1833 चार्ट अधिनियम के तहत किया गया था, ना कि 1861 में। याद रखना,
क्योंकि 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। अब कथा नंबर 3, पोर्टफोलियो विभाग। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा था 1859 में की गई थी। थोड़ा गला खराब है। और 1861 के अधिनियम ने इसे वैधानिक मान्यता दी गई थी। इसको याद रखना, वैधानिक मान्यता 1861 के शुरुआत में 1861 के अधिनियम से हुई थी, नहीं हुई, लेकिन शुरुआत की बात करें तो 1800 और एंड कब हुआ था? 1800, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा केवल शब्द पकड़ो यहाँ पे, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। देखो क्वेश्चन से पता चलता है, ऐसे शब्दों का ध्यान रखो। परिषद के सदस्यों को बजट पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम भारत में पहली बार द्विज शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसके अंदर क्या है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो देखो, इसमें से कोई भी सही नहीं लग रहा। ये PYQ से उठाए गए हैं। कथन नंबर गलत है। पहला क्यों, इस अधिनियम में केवल केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी, किंतु बजट पर वोट देने का अधिकार नहीं था उन लोगों को। ठीक है, पहली बार चर्चा जो अभी हम बहस करते हैं, बजट आते हैं, बजट पर बातें करते हैं, जो अभी पार्लियामेंट में हमारे कर्नाटक में चल रहा है, वो चीज़ें भी उसी टाइम से शुरुआती दिनों में स्टार्ट हुई थी। भारत में द्विज शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। द्विज शासन की जो बात है वो 1919 में स्टार्ट हुई थी। इसमें द्विज शासन का मतलब ऐसे ले लीजिए जैसे MP और राज्यसभा से, जिसमें हमारा होता है ये MP के अंदर हमारा, ठीक है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा ऐसी अलग से दोनों चीज़ें अलग हो गई थी, और ना कि 1892 की बात है। भारत सरकार अधिनियम क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1835 की बात कर रहा है, 1935 की, सॉरी 1935 अपने आप में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इसने प्रांतों में द्विज शासन के समाप्त कर दिया, जबकि केंद्र में द्विज शासन को बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें सभी 11 प्रांतों में, यानी कि जो उस टाइम के 11 प्रांत थे, तो द्विज शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसने भारतीय अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषदों को समाप्त कर दिया गया। इसमें देखो कैसे सही होगा, कैसे नहीं। पहला और दूसरा तीसरा की बात करें, प्रांतीय स्वायत्ता क्या होती है ये तो पता होगी आपको। प्रांतीय मतलब जो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बंटे थे। प्रांतों में द्विज शासन समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी राज्यसभा उस टाइम के ऐसे सोचो, भारत के अंदर जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर अभी फिलहाल MLA होते हैं, लेकिन हमारे सामने वाली दिशा अभी कुछ ही स्टेटों में है जो कानूनी रूप से बदलाव अमेंडमेंट करके ही लागू की गई, जो कि 5 से 6 है शायद तक वो। ठीक है, तो वहां से शुरुआत हुई थी। इससे पहले ना द्विज शासन समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ पार्लियामेंट जो सेंटर के अंदर है वहां से शुरुआत रहेगी। इसकी बात ये कहना चाहता है, द्विसदनीय व्यवस्था सभी 11 प्रांतों में नहीं थी, बल्कि इसमें 6 प्रांतों में थी। याद रखना, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम और शुष्क प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था थी। विधान परिषद और विधानसभा में शुरू की गई थी। भारतीय परिषद, यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय परिषद की समाप्ति। देखो कैसे हुआ, 1858 अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद थी ना, जो इंडियन काउंसिलिंग थी, उसको समाप्त कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था। यहाँ पे देखो शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां बनाई गई थी, जो हम पढ़ते हैं ना, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, जो अनुसूची 7 से रिलेटेड देख लीजिए आप। तो इसके अंदर जो विषय है, उसके अंदर जो पावर है, वो कब आया था वो ध्यान रखना। ओके, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो मैं बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं 1935 की। 1935 के अंदर जो सेंटर, स्टेट और पंचायत, इन दोनों को, ठीक है, इसको मतलब है देखो कैसे, सेंटर वन स्टेट, और इन दोनों को मिला के भी 3 सूचियाँ बन जाती है। इनको सेंटर की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है, और ऐसे भी कुछ कानून है जिन पे दोनों की ज़रूरत होती है।
ठीक है, तो ये चीज़ें ये आपने पढ़ी होगी। देखो इसके अंदर क्या क्या हुआ था, जो 1935 हुआ था ना, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। एक उसकी आरबीआई की स्थापना हुई थी, देश में मुद्रा और जो ऋण को नियंत्रण करने के लिए डेप्ट को, उसके लिए आरबीआई गठित किया गया था। संघीय न्यायालय 1837 में आया, संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की। लोक सेवा आयोग, केवल संघीय नहीं बल्कि प्रांत और संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो पहले क्या हुआ था, प्रांत तो अभिषुक्त मतलब जॉइंट, मतलब कि बहुत सारे स्टेट अपने भी दो स्टेट मिलके भी अपनी वो बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखो क्या, एक विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। याद रखना, भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन पढ़ते रहो, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में आंसर होगी आपके लिए। गलत है सही है ये डिसीजन लेना यहाँ से सीखो। सर BN राव संविधान सभा के सचिव थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कितने सही नहीं है, वो 2 नहीं है, कौन कौन से नहीं है, पहला नहीं है और तीसरा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखो अध्यक्षता की बात कर रहा है, जब संविधान सभा संविधान बनाने का जो वाली संस्था थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखना, संविधान सभा संविधान बनाने वाली संस्था के रूप में थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में संसद को चलाने की बात करें तो जीवी मालंकर थे। याद रखना, संविधान से रिलेटेड चर्चा होगी तो राजेंद्र प्रसाद, और संसद को चलाने की बात करेंगे तो जीवी मालंकर। अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश का संविधान लागू हो गया था। 24 जनवरी को क्या क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के सचिव जो HVR अय्यर थे, विधानसभा के पहले सेक्रेटरी के रूप में थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो क्या है, संविधान सभा की समिति की बात कर रहा है, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रांतीय विधान समिति, सरदार पटेल, ठीक है, ये इनको मैचिंग करनी है आपको भी, कौन सा सही है कौन सा गई है। देखो प्रांतीय संविधान समिति ये सरदार पटेल के तहत ही थी। ठीक है, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के तहत है, ये दोनों राइट सही है। तीसरा देखो क्या है, संचालन समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इसके अंदर क्या है, चित्र में क्या है लिखा है, देखो संचालन समिति है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको संचालन हो गया ना, संचालन कौन करता था, इसका संचालन कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चार्ट अधिनियम, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी, मोनोपोली की बात कर रहा है ये, शिक्षा का अधिकार है, ये आप 1 लाख वर्ष का आवंटित, ये आपको क्वेश्चन देखना है और इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तीनों बता दो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार, चलो मैं करा देता हूँ, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार को चीन के साथ व्यापार का बनाए रखा था, ये सही बात है। 1813 की बात कर रहा है, मैंने शायद ऊपर 1803 बोल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग, 1813 थी, 20 साल का गैप बताया था मैंने। इसमें भारतीय शिक्षा ये कब किया था, 1833 के अंदर ये सब जो चाय वाला है ना ये एंड कर दिया गया था ऊपर वाला। इसमें भारत की शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। ये प्रावधान ही नाम जुड़ गया, रियलिटी में किसी को 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किए गए थे दोस्तों, रियलिटी में प्रावधान जरूर किया गया था। इसने ईसाई मशीनरी को भारत के में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी थी, ये भी तीनों सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कर लगाने की शक्ति, भारतीय स्थानीय स्वायत्ता है ना, जो लोकल बॉडीज होगा उसको व्यक्ति पर कर लगाने और दंड न देने पर दंड दे सकती थी, उसको जो रेगुलेशन था वो यहीं से डेवलप हुआ गया है। 1853 की बात करेंगे, चार्ट एक्ट किस अधिनियम के गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और कार्यकारी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्य को पहली बार अलग किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 1853 याद रखना, चार्ट अधिनियम ऐसा था जिसने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों, कार्यपालिका और विधायिका दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया था। मिनी
पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल की परिषद को 6 नए सदस्य जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर के थे जोड़े गए थे। इनमें से केंद्रीय विधान सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जाने जाते थे। खुली प्रतियोगिता है सिविल सर्विस, इसमें सिविल सर्विस का मेकाले समिति याद रखना। सिविल सेवा के भर्ती व चयन के लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। स्थानीय प्रतिनिधि, इसमें थोड़ा सा बाद में क्या हुआ, झड़प हो गई थी दोनों के बीच में, लेकिन उसके लिए कुछ कानून ठोस बना दिए गए थे, लेकिन इसके अंदर अभी भी विविधता रही है। ठीक है, ये ग्राउंड पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्थानीय प्रतिनिधियों, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार प्रांतीय प्रतिनिधि शुरू हुए। मद्रास, मुंबई, ये मैंने आपने बताया था 4। ये आ गया भाई 1919 का भारत शासन अधिनियम। मोंटेग्यू चैम्बर फोर्ड सुधार की बात करते हैं। ये मोंटेग्यू चैम्बर एक चेयरमैन होता है जो ब्रिटिश सरकार चाहता, एक यहाँ का गवर्नर जनरल था, वायसराय था, सॉरी। देखो प्रांतों में जो ट्रांसफर की बात है, हस्तांतरित की बात कर रहा है, और आरक्षित, ये दोनों चीजें होती थी, याद रखना, ये बताऊंगा अभी। आरक्षित विषयों के रूप में द्विशासन शासन लागू किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव और महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था। यहाँ पे क्या है, उस टाइम क्या हुआ, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो लोग वोट देने की पावर रखते थे। पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया था। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो क्या, प्रांतों में ना 2 विषय बांटे गए थे। एक तो आरक्षित विषय जिसे रिजर्व कहते हैं, गवर्नर और उसकी कार्य परिषद, जैसे न्याय, पुलिस, भू राजस्व, जो इम्पोर्टेंट है ना, वो किसके पास थे, गवर्नर। उसके जो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे वो इस चीज को संभालते हैं। हस्तांतरित विषय क्या है, ट्रांसफर गवर्नर जनरल और निर्वाचित भारतीय मंत्री के अधीन थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ऐसी चीजें थे जो कि गवर्नर के अलावा निर्वाचित लोग होते थे ना, जो निर्वाचित हुए थे, उनको दिए गए थे। बजट का पृथकीकरण, यहाँ पे देखो, प्रांतीय विधान परिषद को अपना बजट स्वयं बनाने का स्वतंत्र दी। आज अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग बजट निकालता है, तो वहां से निकल। लोकसेवा आयोग 1926 में केंद्रीय लोकसेवा आयोग की स्थापना की थी। ली आयोग, इंपॉर्टेंट रखना, ली आयोग की सिफारिश पे, किसकी, ली आयोग। हाई कमिश्नर, लंदन में भारत के उच्चायुक्त पद का सर्जन हुआ था। हाई कमिश्नर आज हम बात करते हैं जैसे राजदूत के रूप में, ठीक है, आज हम कमिश्नर की बात करते हैं, हाई कमिश्नर कहा जाता था। ये चैट है भारत के केंद्रीय प्रशासन की रिवीजन पॉइंट है ये। रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का युद्ध हुआ था 1784 प्रिंस एक्ट के तहत। भारत के गवर्नर जब पूरा भारत का बनाना था वो 1833 के अंदर हुआ था। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता 1853 में, याद रखना। भारत के वायसराय और क्राउन का प्रत्यक्ष शासन होता 1858। जो आदेश है यानी कि ऑर्डिनेंस है, जो पोर्टफोलियो प्रणाली है, वो पोर्टफोलियो बताई थी मैंने, अलग पावर को डिस्ट्रीब्यूशन का 1861 प्रसिद्ध है। अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट पर बहस की अनुमति, ये 1892 में। मुसलमानों के लिए पैतृक निर्वाचन मंडल 1919 के अंदर, 1909 सॉरी, ठीक है। प्रांतों में द्विशासन और दुसदनीय विधायिका 1919 में ये बढ़ा दिया। प्रांतीय स्वायत्ता और आरबीआई, ये तो आपको पता है 1935 में। रियलिटी है कि हमारा आज पहला चैप्टर हो चुका है, ठीक है। इसका चैप्टर का फर्स्ट रिवीजन ये एक मैंने बताया था, एक सिस्टमेटिक आया है, और धीरे धीरे मैं अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स और एड ऑन चीज़ें करता जाऊँगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी। और लेकिन ये तो एक रिवीजन पॉइंट है, अगर आप अच्छा वो टीचर मिलता है तो आप उसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बस स्टडी चलनी चाहिए हमारी, ठीक, किसी से चलो, ये डिपेंड करता है। और अपनी शांति बनाए रखें और धैर्य रखें ज़िंदगी में, आपको अपना लक्ष्य ज़रूर एक दिन प्राप्त होगा। शुक्रिया, अलविदा दोस्तों।